गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर आज हमने पढ़ना है। और हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो हमने तीन फैक्टर डिस्कस कर लिए थे। एक पढ़ा था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सेकंड पढ़ा था हमने नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तीसरा पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड फोर्थ हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ, पढ़ना है जो हमने आज, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो उससे पहले एक टर्म मैं आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं, दैट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग तो क्या होता है, सेम, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। तो देखो आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, यहां पर मैंने क्या ले रखा है, प्रेशर, और यहां पर क्या लिया हुआ है, x बाय एम। यहां पर x का मीनिंग क्या है, x क्या है, सपोज मेरे पास ये क्या है, एक सरफेस है, उसके ऊपर ये गैस क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। तो जो चीज एडजॉर्ब होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, x क्या है, x इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। और x बाय m को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इनकी जो रेशियो आएगी वो किसको बताएगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बताएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, जब हम प्रेशर x बाय एम, और स्टार्टिंग में एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, फिर इंटरमीडिएट, और फिर जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर हम डिस्कस भी करेंगे तो मान लीजिए ये क्या है, टेम्परेचर T1, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमेशा एडजॉर्प्शन की वैल्यू, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन की जगह क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो एडजॉर्बेंट की सरफेस को लीव करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सर्दियों में जब फॉग होती है तो हमारा जो गाड़ी का शीशा होता है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है ना, वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। क्या गर्मियों में भी हमारे जो भी क्या है, गाड़ी का शीशा है, उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आती हैं? नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और वो ड्रॉपलेट्स जो आनी चाहिए थी वो क्या है, उस मिरर, उस शीशे की सरफेस को क्या कर चुकी होती हैं, लीव कर चुकी होती है। तो जो भी ये फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन का, फिजिकल एडजॉर्प्शन का, वो लो टेम्परेचर पे होता है। तो मैंने मान लिया सपोज एक टेम्परेचर T1 था वहां पर, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ आ रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो सपोज ये फर्स्ट के लिए था, ये 2 के लिए, और ये क्या है 3 के लिए। तो जब टेम्परेचर T3 था तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ही क्या है, कम है। ये बेटा ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ था, कहता है इसमें टेम्परेचर का ऑर्डर बताइए। टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, T1 T2 T3 है, T3 T2 T1 है, या T1 T2 T3 है, या कहता है नन ऑफ दीज है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इनमें हमें ये बताना है कौन सा ऑर्डर भी, कौन सा टेम्परेचर का ऑर्डर इनमें से कौन सा सही दिया हुआ है, ये हमें इस चीज में, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना था। तो देखो ये T1 है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, और कम हो गया। तो कौन सा टेम्परेचर सबसे बड़ा है, ये टेम्परेचर सबसे बड़ा है T3। तो देखिए T3 उससे, तो कौन सी ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। प्रेशर का एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी को मैंने एक ग्राफ के बेस पे क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, और अभी दोबारा से भी क्या कर रहा हूं। तो सपोज यहां पर इस साइड में मैंने क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया, और इस साइड में मैंने क्या ले रखा है, x/m ले रखा है। x/m मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, x/m क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और इस प्रोसेस के दौरान मेरे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आइसोथर्म, और किसके अगेंस्ट प्लॉट किया है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के अगेंस्ट प्लॉट किया है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस तरह का ग्राफ आता है बेटा। तो देखो जनरली क्या हो रहा है, हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो इस ग्राफ के अंदर 3 स्टेज आ रही है। यहां तक देखिए, बिल्कुल इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे क्या है, आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो। यहां पे सपोज इतना प्रेशर था तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना था। अगर आप प्रेशर को और बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और बढ़ रहा है। आप प्रेशर को और बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर क्या था, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के बाद देखिए ये प्रेशर था,
इसके बाद जितना मर्जी आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, सॉरी बेटा, तो अगर इस प्रेशर की बात करें, इस प्रेशर के बाद चाहे आप जितना मर्जी प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, x बाय एम की वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। और यहां पर क्या आ रही है, कर्व आ रही है। इस कर्व में क्या है, आप जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उतना एडजॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा। तो इस ग्राफ को अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया किसने, फ्रेंडलिक ने। तो उसको नाम दिया गया क्या, उस ग्राफ को नाम दिया गया फ्रेंडलिक, कई फ्रेंडलिच भी बोलते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो यहां पर इस ग्राफ को 3 पार्ट में कन्वर्ट किया, एक स्टेज 1, एक ये स्टेज 2 और एक ये क्या है, स्टेज 3। तो देखो जब प्रेशर क्या था, बहुत कम था, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, इस लो प्रेशर के ऊपर आप लोग क्या चीज देख रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, x बाय एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मींस यहां पर जो रिलेशन कहता है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या हो रहा है, x बाय एम की जो ये वैल्यू है वो क्या आ रही है, P के क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, x बाय एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कब हो रहा है, जब क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, लो है। अब मैं इस थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो देखो एट हाई प्रेशर क्या हो रहा है, एट हाई प्रेशर आप इस प्रेशर के बाद जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट है, सेम है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो मींस इस प्रेशर के बाद ये जो प्रेशर है उसके बाद एडजॉर्प्शन के अमाउंट के अंदर क्या आ चुकी है, सैचुरेशन आ चुकी है। तो जिस प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, प्रेशर को बढ़ाने से एडजॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेटेड प्रेशर भी बोल देते हैं। सैचुरेशन आ चुकी है इस प्रेशर पे। इस प्रेशर पे आने के बाद हम जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, x बाय एम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मींस एट हाई प्रेशर x बाय एम प्रेशर पे अब क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा। x बाय एम प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसकी पावर क्या है, 0 है। एट लो प्रेशर पे क्या होता है, x बाय एम P के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, x बाय एम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जो ये इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये क्या है, जो ये बीच वाली टर्म है, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर।
इस इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो रहा है, आप जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एडजॉर्प्शन की वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं हो रही थी। यहां पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पर इंडिपेंडेंट था, यहां पर क्या है, इन बिटवीन है। जितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसको एक एग्जांपल से मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास चारकोल मान लीजिए या कोई भी एक एडजॉर्बेंट पड़ा है और यहां पर क्या है, ये क्या है, गैसेस। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये गैसेस इस सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या होगी, एडजॉर्ब करें। आप जितना प्रेशर स्टार्टिंग में लगा रहे थे उतनी गैसेस क्या हो रही थी, ज्यादा एडजॉर्ब हो रही थी। ठीक है जी। तो यहां पर x बाय एम क्या था, प्रेशर के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है। जब हमारे पास सारा सरफेस एरिया क्या हो गया, कवर्ड हो गया, तो आपने प्रेशर जितना मर्जी अप्लाई किया, सरफेस तो क्या हो चुकी थी, कवर हो चुकी थी। अब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, गैसेस एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही थी, उसकी वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। कहने का मतलब ये पॉइंट आ रहा था, प्रेशर ये क्या आ रहा था, एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट था। जब ये इंटरमीडिएट प्रेशर था, ना बहुत ज्यादा था ना बहुत कम था, तो उस टाइम क्या है, कुछ हम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे थे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ सरफेस ही पेंडिंग थी। मान लीजिए ये, तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, सिर्फ एंड सिर्फ वही स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था जो क्या है, वेकेंट है एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर x by m is directly proportional to क्या आ रहा है, p की पावर 1 by n आ रहा है। क्या आ रहा है, x by m that is directly proportional to p की पावर 1 by n। ये 1 by n इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 by n की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है और 0 से छोटी नहीं है। तो देखो 1 by n 0 से बड़ा नहीं है, सॉरी 1 से बड़ा नहीं है, तो वो कब आएगा, 1 से बड़ा कब नहीं होगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, आप पुट करके देख लीजिए, 1 by 2 0.5, 1 by 3 0.33। अगर यहां पर n 1 से ग्रेटर ले लेते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये वैल्यू 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। क्लियर है ना ये बात। n को अगर आप ग्रेटर देन 1 लेते हो तो ये वैल्यू 1 से एक्सीड कभी भी नहीं करेगी। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप दे दी थी, किसने, फ्रेडरिक ने, x by m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 by n। यहां से ये वैल्यू 0 को भी अप्रोच कर सकती है, 1 को भी अप्रोच कर सकती है और इन बिटवीन भी क्या कर सकती है, लाई कर सकती है। कैसे? अगर देखिए n की वैल्यू इंफिनिटी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना। तो 1 बाई n, ठीक है। तो आप जनरली ये चीज याद रखिए, x बाय m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p की पावर 1 बाय n, और यहां पर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो बेटा अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा था वो ये पढ़ा था ना, एक हमने रिलेशनशिप ड्रा की थी, x बाय m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय m। तो यहां से अगर प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो क्या आ रहा है, x बाय m दैट इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n।
देखो उस तरह का ग्राफ आ रहा है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मैं इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो देखिए क्या है, y की जगह क्या आएगा, x बाय एम आएगा, और x की जगह हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर की पावर 1/n। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन में से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो हम थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको क्या करते हैं, तो देखिए अगर दोनों साइड log ले लिया तो क्या बन गया, log x to the m that is equal to log of k plus log of p की पावर 1/n। कैसे किया, ये किया हमने फर्स्ट स्टेप, log k p की पावर 1/n। ठीक है जी। तो ये देखिए ये a है और ये क्या है, b। तो log a इंटू बी क्या होता है आपको पता है, log a प्लस log b। ये क्लियर होगा आपको। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करें a की पावर x, log a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, x log a। तो log x बाय m दैट इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log ऑफ p। तो अगर मैं अब इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, दिस इज y, दिस इज m x प्लस सी। y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी से क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। तो सपोज दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। तो y की जगह तो हमें क्या लेना है, log x बाय m लेना है, और जो x एक्सिस है उसकी जगह क्या लेना है, log p लेना है। स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास। तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो देखिए यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है m, m का मीनिंग क्या होता है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, 1/n आ रही है। ठीक है, और ये अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करता हूं तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, log ऑफ k आ रही है। तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये ओनली एंड ओनली फॉर क्या आ रही है, लो प्रेशर के ऊपर ही आ रही है। ये जो वैलिडेशन है, जो ये सारा के सारा हम c निकाल सकते, देखो हम x बाई एम निकाल सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो ये जो ग्राफ एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर क्या है, लो प्रेशर पे ही क्या है, ये एप्लीकेबल है। हाई प्रेशर पे फ्रेंडलिक एडॉप्शन आइसोथर्म क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया फ्रेंडली। तो ये था हमारे पास फ्रेंडलिक एडॉप्शन आइसोथर्म की वैलिडेशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने एक चीज आपसे डिस्कस की थी, एडॉप्शन इज एक्सोथर्मिक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, क्योंकि एडजॉर्बेंट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्शन से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसको हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन सा प्रोसेस है, एडॉप्शन इज ए क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, अपने आप होता है। सर्दियों में क्या होता है, हमारे जो गाड़ी का शीशा उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप आ जाती हैं, वो वाटर शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर क्या होता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रही। तो ये क्या है, एडॉप्शन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो
थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी थी, अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसकी कंडीशन थी वो तभी होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद आ रहा है आपको? अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हमने ये पढ़ा था, डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है? अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमारे पास डेल्टा जी की ये वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? और एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती, समझिए। सपोज हमारे पास ये गैसेस थी, इस सरफेस के ऊपर क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। तो पहले तो ये फ्रीली मूव कर रही थी एयर के अंदर, जब ये गैसेस इस सरफेस के ऊपर क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो इसकी रैंडमनेस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिसऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो देखिए यहां से क्या आएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा एच। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मींस डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, दैट मीन हीट इज रिलीज। और जब हीट रिलीज होती है तो वो प्रोसेस कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो प्रोसेस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस की कंडीशन होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल होता है। तो ये माइनस का टी डेल्टा एस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब हमें डेल्टा एच का साइन डिस्कस करना है। तो देखो अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। एडजॉर्प्शन से एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कहने का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। तो ये सारा फैक्टर नेगेटिव, ये फैक्टर नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, हीट इज रिलीज। और जब हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो बेटा ये था हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आप साथ के साथ क्या करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। इसमें कैटलिस्ट का टॉपिक भी आएगा। कैटलिस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी थ्योरीज हैं वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन।